हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं धमाकेदार टॉपिक और टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम जानेंगे डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, कैसे करते, क्या क्या है इसमें खजाना छुपा हुआ है ना। तो चलिए तो आज की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अरे इसका इस्तेमाल क्या है, कहाँ यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आप पहले इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे पहला जो उपयोग है, उसका जो इस्तेमाल है वो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर किसी एक सिस्टम में दिया हुआ है और हमें उसे कन्वर्ट करना हो किसी दूसरे सिस्टम में, है ना। तो ये एक एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। ये पहला एप्लीकेशन पढ़ लिए, यानी कि हमको जब किसी फिजिकल क्वांटिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी दी दिया हुआ है किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में और हमें उसे कन्वर्ट करना हो किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ना, तो भाई बड़े काम की चीज़ है तब ये डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। चलो, तो ये एक इस्तेमाल है, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम यूनिट में दिया हुआ है, उसे दूसरे में बदलना है, ये काम करेगा, ये फायदा देगा, ये इस जगह अप्लाई हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो ये आगे है कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। खतरनाक इस्तेमाल है ना, बेहद खतरनाक इस्तेमाल है ये डायमेंशनल एनालिसिस का। मज़ा आएगा ये वाला वीडियो जब इस टॉपिक पे वीडियो बनेगा ना, अगला वीडियो देखिए। इसका ये पूरा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है, मैं इसके लिए 3 वीडियो बनाने वाला हूँ। ये पहला वीडियो है सेक्शन ए, फिर बनेगा सेक्शन बी और फिर बनेगा सेक्शन सी। तो सेक्शन बी में ये वाला टॉपिक पे बनाऊंगा, मज़ा आएगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या है भाई। थर्ड टॉपिक क्या है। थर्ड टॉपिक है हमको ये बताता है, ये एप्लीकेशन जो इसका होता है ना डायमेंशनल एनालिसिस का, वह तब अप्लाई करते जब हमको क्या पता करना हो, रिलेशनशिप। अरे वाह, रिलेशनशिप पता करना हो किसके किसके बीच, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, ये पता करने में हमें डायमेंशनल एनालिसिस बड़ा 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 एकदम मक्खन सा एकदम यूज होता है इसका, और बहुत कुछ क्लियर होगा आगे जाकर के, ठीक है। तो ये तीनों यूजेस हैं। पहला यूज, एक छोटा सा रिकैप, पहला यूज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई एक यूनिट के किसी एक सिस्टम में दिया हुआ है तो उसे किसी दूसरे यूनिट के सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा फायदा डायमेंशनल एनालिसिस का, दूसरा एप्लीकेशन वह है कि इससे हम किसी भी फार्मूला का डायमेंशनल करेक्टनेस, यानी वो किस हद तक डायमेंशनली करेक्ट है, वो करेक्ट है या नहीं है, ये बात हम चेक कर सकते हैं कि फार्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तीसरा फायदा या तीसरा एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो रिलेशनशिप फाइंड करने में, किसके बीच, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच। यही 3 कहानियाँ हैं इसकी जो है डायमेंशनल एनालिसिस की, और इन्हीं 3 कहानियों पर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। तो ये वीडियो जो है पहला एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो प्रस्थान करते हैं यहाँ से, है ना। अब देखिए अब क्या है, कन्वर्ट कीजिए जब एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ, एक यूनिट किसी यूनिट के एक सिस्टम में दिया हुआ हो और हम उसे किसी दूसरे यूनिट के सिस्टम में जब चेंज करते हैं, हाँ, उसके यूनिट को दूसरे सिस्टम में जब चेंज करते हैं दूसरे, तो ये कैसे करते हैं। तो अभी ये पूरा मेथड सीखेंगे हम लोग कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम उसका यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते, कन्वर्ट करते, तो ये प्रक्रिया होती कैसी है, पूरा खेल क्या है इसका, तो पूरे खेल को समझेंगे। तो सबसे पहले हमको यह याद रखना है कि यूनिट कन्वर्जन में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन अपना रोल अदा करता है, वो इक्वेशन ये है। यूनिट कन्वर्शन के लिए जो खतरनाक इक्वेशन, जो बेहतरीन इक्वेशन, एकदम झकास इक्वेशन जिसको बोल सकते हैं, वो ये वाला इक्वेशन n1u1 दैट इज इक्वल टू n2u2। भाई इसको याद रखना, इसको याद किए रखना जरूर, ये बड़ा काम का इक्वेशन है। अब समझाएंगे कि ये है क्या, ये n1u1 n2u2 है क्या ये। चलो तो देखते हैं। अब आता है, ये रहा, ये क्या है भाई, n1 कुछ नहीं है,
ये किसी एक, या आप कह सकते हो कोई फर्स्ट, मान लिया हमने कि लेफ्ट साइड में जो यूनिट सिस्टम है वो फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, राइट साइड में जो यूनिट सिस्टम है वो सेकेंड यूनिट सिस्टम है। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो n1 है, ठीक है। और इसमें जो u1 है वो क्या है, वो दरअसल में यूनिट है। फर्स्ट यूनिट सिस्टम में जो भी यूनिट है वो u1 है ना। फिर n2 क्या है, n2 है न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड यूनिट सिस्टम में। n2 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया सेकेंड यूनिट सिस्टम में। और u2 क्या हो गया, u2 हो गया यूनिट, हो गया सेकेंड यूनिट सिस्टम में, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना है। तो थोड़ा इस इक्वेशन को अब एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, है ना, मज़ा आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 किलोग्राम, क्या लिखा हुआ है, गौर करो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये दिया हुआ है, ठीक है भाई, दिया हुआ है तो दिया हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो एक है ना, ये एक क्या बता रहा है, ये बता रहा है यहाँ जो एक आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस यूनिट सिस्टम में है, ये एसआई यूनिट सिस्टम में है। ये जो केजी है, ये केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसआई यूनिट सिस्टम का यूनिट हुआ, ये एक यूनिट हुआ। तो ये 1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एसआई यूनिट सिस्टम को, ठीक है। और ये जो फिर ये जो केजी हुआ, ये केजी जो हुआ, ये केजी क्या हुआ, ये केजी हुआ कि ये दर्शा रहा है कि यह एक यूनिट है। किसका यूनिट है भाई, ऐसा यूनिट सिस्टम का एक यूनिट है ये केजी, ठीक है। वैल्यू 1 क्या हुआ, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ऐसा यूनिट सिस्टम को। और केजी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि ऐसा यूनिट सिस्टम को, ये भी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ये हो गया यूनिट, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आता है इधर 1000, 1000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीजीएस यूनिट सिस्टम में कितना न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो वो होगा 1000, किसका, 1 केजी का। 1 केजी का सीजीएस यूनिट सिस्टम में जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 1000 होगा। और सीजीएस यूनिट सिस्टम का ये ग्राम क्या हो गया, ये एक यूनिट हो गया। ये यूनिट कहाँ पाया जाता है, सीजीएस यूनिट सिस्टम में। और सीजीएस यूनिट सिस्टम में 1 किलोग्राम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो 1000 होगा। यही मतलब हुआ इस इक्वेशन का, यही सेंस हुआ इस n1 u1 दैट इज इक्वल टू n2 u2 का। तो n1 यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, u1 यहाँ क्या हो गया, kg हो गया, 1000 क्या हो गया, n2 हो गया, और ग्राम क्या हो गया, u2 हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई, एकदम फंडा क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मान लीजिए कि एक यूनिट सिस्टम में साइज, मास, लेंथ एंड टाइम का m1, l1 और t1 है रेस्पेक्टिवली, ऐसा मान लीजिए। और दूसरे यूनिट सिस्टम में जो साइज है मास, लेंथ एंड टाइम का, वह m2, l2 एंड t2 है। यानी देखिए, एक यूनिट सिस्टम है, फर्स्ट यूनिट सिस्टम मान लीजिए इसको, फर्स्ट यूनिट सिस्टम। तो उसमें मास का जो यूनिट है वह क्या है, वह मान लीजिए वह m1 है। लेंथ का जो यूनिट है वह क्या है, l1 है। और टाइम का जो यूनिट है वह t1 है ना। सेम यहाँ भी लागू हो रहा है। तो अब हम इसको कह सकते हैं, कि n1 u1 दैट इज इक्वल टू n2 u2 पे आधारित अगर हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर n1 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में डाल दिए ये m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c, है ना। ये हो गया u1 जो भी यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट्स भी हो सकता है u1, है ना। तो उसमें m जो है मास, उसमें जो ये l1 है ये हो गया लेंथ, और उसमें जो छुपा हुआ ये टाइम, ये सब जो है अपने अपने डायमेंशंस के साथ लिखा हुआ है ना। तो ये इस तरह से ये इतना सा पार्ट क्या हो गया, इतना सा जो हम पार्ट देख रहे हैं यही हो गया हमारा u1, ये हमारा हो गया u1। अब ये रहा हमारा n2, और इतना सा जो ये पार्ट देख रहे हैं ना m2, l2, t2, ये कहाँ है, ये है सेकेंड यूनिट सिस्टम में, m2, l2, t2, यानी मास का वैल्यू सेकेंड यूनिट सिस्टम में जो यूनिट है मास का m2,
लेंथ का L2 और टाइम का T2 है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में इतना सा पार्ट U2 है। अब आ गया क्लियर, समझ में आ रही है बात? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज़ और याद रखना है, भूलना नहीं, कि ये जो डायमेंशंस होते हैं, देखिए इस साइड में और इस साइड में एक ही चीज़ जो है वो समानता, एक ही सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? ये जो डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस किसको बोला जाता है? इन पावर्स को डायमेंशंस बोला जाता है। ये जो डायमेंशंस होते हैं ना, वो दोनों साइड हमेशा सेम ही होते हैं। हाँ, ये जो n1 u1 n2 u2 वाला इक्वेशन है ना, इसमें डायमेंशंस जो होते हैं ना वो हमेशा सेम होते हैं। जो डायमेंशन यहाँ लगेगा मास पर, वही डायमेंशन यहाँ भी लगेगा मास पे। भले मास का यहाँ जो साइज है वो m1 और यहाँ क्या साइज है m2 है, वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन डायमेंशन जो है वो सेम रहेगा। डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो डायमेंशन इधर वही डायमेंशन इधर, जो डायमेंशन लेंथ का इधर वही डायमेंशन लेंथ का इधर, जो डायमेंशन टाइम बेस क्वांटिटी का इधर वही डायमेंशन टाइम बेस क्वांटिटी का इधर। ये अलग अलग या डिफरेंट नहीं होता है, ये हमेशा सेम होता है। ये सब यूनिट कन्वर्जन में ये सब फंडा एकदम क्लियर है ना, ये सब एकदम पहले से क्लियर रखना। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो भूचाल ला देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसी इक्वेशन को हम लोग जब रीअरेंज किए, कैसे रीअरेंज किए? मान लीजिए कि हमको n1 दिया हुआ है, अपने इस यूनिट के साथ दिया हुआ है n1। हमको पता करना है कि सेकेंड यूनिट सिस्टम जो है उसमें क्या वैल्यू होगा n1 का। तो वैल्यू होगा मान लो n2, तो हमको n2 कैलकुलेट करना, ये n2। उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, इतना सा को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमको n2 निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे दिखाते हैं। तो हम एक बात यह भी कर सकते हैं, m1/m2 है, पावर ऊपर भी a है नीचे भी a है। हम बोल दिए थे डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन अगर सेम है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, m1/m2 होल पे पावर a, l1/l2 होल पे पावर b और t1/t2 होल पे पावर c। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे स्मॉल c होगा, दिस इज स्मॉल c, सो इग्नोर इट। अब आते हैं हम लोग, दिस इज स्मॉल c, दिस इज स्मॉल c, सो n2 इज इक्वल टू n1, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो एवर मेंशन्ड इक्वेशन है, ये जो भी ऊपर में इक्वेशन लिखा हुआ है, ये मास्टर इक्वेशन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है यूनिट कन्वर्जन का, है ना। कोई भी यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में वैल्यू क्या होगा पता करने के लिए ये मास्टर इक्वेशन हमेशा याद रखना। हमें एक्चुअल में यहाँ पहुँचना था, है ना, शुरुआत हमने जहाँ से भी की हो, पहुँचना यहाँ था, ये हासिल करना था और हम हासिल कर चुके हैं। और ये हासिल करने के बाद काम तो बिल्कुल मक्खन जैसा भी मुलायम आसान हो जाएगा। अभी देखो क्या है, कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन। 5 न्यूटन को हम लोग किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? डाइन में। डायन मत समझ लेना, डाइन है, डाइन, वो चुड़ैल वाली डायन नहीं है, डाइन है, यूनिट है, ठीक है। 5 न्यूटन को कन्वर्ट किया जा रहा है डाइन में। तो 5 न्यूटन कितना डाइन होगा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 5 न्यूटन कितना डाइन होगा, ऐसा कन्वर्जन आ जाए। हाँ, 5 न्यूटन कितना डाइन होगा, तो ये हमको वैल्यू पता करना है। n2 याद करो, ये कैसे बिहेव करेगा, n1 न्यूटन क्या हो गया u1, और ये क्वेश्चन मार्क क्या हो गया n2, और ये डाइन क्या हो गया, ये हो गया u2। तो हो गया n1 u1 दैट इज इक्वल टू n2 u2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, एकदम बेजोड़ है, आसान है, हल्का है। तो न्यूटन क्या है, न्यूटन दरअसल में एसआई यूनिट है। किसका भाई, एसआई यूनिट किसका है, न्यूटन। न्यूटन जो है वह एसआई यूनिट है फोर्स का। न्यूटन किसका एसआई यूनिट है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये क्या होगा, डाइन जो, तो और डाइन जो है किसका यूनिट है, ये भी तो यूनिट है फोर्स का, ये भी यूनिट है फोर्स का, लेकिन किस यूनिट सिस्टम में, सीजीएस यूनिट सिस्टम में। न्यूटन है ऐसा यूनिट सिस्टम में फोर्स का यूनिट, और डाइन है सीजीएस यूनिट सिस्टम में फोर्स का यूनिट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला जो फोर्स का होगा, डायमेंशनल फार्मूला जो फोर्स का होगा वह क्या होगा, वो होगा ml (T⁻⁻²). ये फोर्स का हो गया डायमेंशनल फार्मूला।
तो अब हम इसको कह सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला जो फोर्स का है वह है mL/T⁻², है। तो हम इसलिए कह सकते हैं सो द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, इसलिए मास, लेंथ और टाइम का जो डायमेंशंस होगा वह क्या होगा, A1 बराबर 1, है ना, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -2। मतलब ये A, ये B और ये जो 2 है -2 है, ये क्या हो गया, ये C हो गया। ये तीनों का, इन तीनों का डायमेंशन हम मान लिए A, B और C। तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -2। चलिए रेस्पेक्टिवली हम कह सकते हैं। तो एक कॉलम बना लेते हैं ऐसा, SI को अलग कर लेते हैं, CGS को अलग कर लेते हैं। तो SI में हमको क्या बोल दिया गया है, N1 बराबर 5, अभी देखे थे 5 न्यूटन। CGS में हमको पता करना है कितना होगा वैल्यू। अगर SI में ये 5 न्यूटन है तो CGS में ये 5 न्यूटन कितना वैल्यू होगा, वही वैल्यू को पता करना है। सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम है ये N1। दूसरा L1 जो है लेंथ 1 मीटर होगा, M1 जो है 1 kg होगा और T1 जो है 1 सेकेंड होगा, क्योंकि ये SI यूनिट है ना। मास जो है 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। CGS में मास जो है 1 ग्राम, लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर और टाइम जो है 1 सेकेंड होगा। चलिए ये एक यूनिट सिस्टम का खेमा, ये CGS यूनिट सिस्टम का खेमा, ये SI यूनिट सिस्टम का खेमा, ये CGS यूनिट सिस्टम का खेमा। जहाँ SI यूनिट सिस्टम जो है यूनिट 1 की तरह बिहेव कर रहा है और CGS यूनिट सिस्टम यूनिट 2 की तरह बिहेव कर रहा है ना। लगा देंगे, अब क्या लगा देंगे, N1 U1 N2 U2। उसको जब लगा करके ये तो डिराइव किए उसी से ना, तो हम ये बात लिख सकते हैं ना, N1 यहाँ N1 इंटू U1 दैट इज इक्वल टू N2 इंटू U2। तो यहाँ N2 का वैल्यू हम लोग जाने, ये मास्टर इक्वेशन हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। इसी का इस्तेमाल करना है जब यूनिट कन्वर्जन आपको करना हो, इसका यूज़ कीजिए, है ना। N2 हमको निकालना है, तो जिसको निकालना है उसका सारा मास, लेंथ और टाइम जो है, ये तीनों यूनिट जो है नीचे रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। और जिसका भी हमको निकालना है, हमको इस यूनिट सिस्टम में जो है हमको N2 ये वैल्यू निकालना है ना। और इस यूनिट सिस्टम में जो है हमको वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा ये बात जो बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो यूनिट सिस्टम है इसमें जो है वैल्यू N1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और नीचे जो ये यूनिट सिस्टम रखेंगे उस यूनिट सिस्टम को नीचे में रखेंगे जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, जिस यूनिट सिस्टम में हमको वैल्यू निकालनी है N2 वैल्यू, है ना। तो ये बात को एकदम क्लियर कट एकदम दिमाग में रखना है, छोड़ना नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं इसके बाद कि N2 इज इक्वल टू 5। ये 5 क्या है, ये N1 है, ये 5 N1 है, यानी कि ये N1 है, यानी SI सिस्टम में वैल्यू है ये 5। और फिर ब्रैकेट में डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 kg/1 ग्राम, 1 kg/1 ग्राम। फिर ये हो गया मास का, ये इतना सा पार्ट जो है ये हो गया मास के लिए, ये मास के लिए हो गया। हाँ, ये इतना सा पार्ट लेंथ के लिए हो गया, ये इतना सा पार्ट टाइम के लिए हो गया, है ना। तो चूँकि हम लोग फोर्स का जो है डायमेंशन जानते हैं, हम लोग फोर्स का डायमेंशन 1 -2 होगा, यानी ये 1 किस पे लगेगा, मास पर, और ये 1 किस पे लगेगा, लेंथ पे, और ये वाला डायमेंशन जो है -2 जो डायमेंशन है ये किस पे लगेगा, टाइम पे। तो ये इस तरह से हमको अरेंज कर लेना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है। तो 1 kg जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 kg जो है वह कितने ग्राम के बराबर होता है, 1 kg जो है हमको 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 मीटर के। और 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 सेकेंड हो सकता है, कोई यहाँ ऊपर नीचे तो दोनों सेकेंड है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकेंड रह जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे सेंटीमीटर, ऊपर मीटर है, तो ऊपर में जो मीटर है ना उसको हमको चेंज कर लेना है 100 मीटर में, है ना, सॉरी 100 सेंटीमीटर में इसको चेंज कर लेना है। दिस इज़ 100 सेंटीमीटर, दिस इज़ 100 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है हमको,
ये गलती से यहाँ मीटर आ गया, ये यहाँ पे सेंटीमीटर है, सो प्लीज़ रेक्टिफाई इट ऑल्सो। अब आते हैं हम लोग, तब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 1000 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा n2 हो जाएगा। n2 हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5, 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये क्या होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर डाइन, इसको यहाँ पे हम डाइन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 5 न्यूटन बराबर कितना हुआ, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इज इक्वल टू, ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। और इस प्रकार हम लोग जो है न्यूटन को डाइन में चेंज कर लिए, यानी ऐसा इस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में चेंज कर लिए। यही तरीका को अप्लाई करना चाहिए, है ना। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा फिर कभी, जिसमें कि मैं उन तमाम न्यूमेरिकल्स और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करता, टाइम के अभाव के कारण जो है वीडियो लंबा ना खींच जाए, इसलिए मैंने यहाँ तक ही रखा। चलिए आगे अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी आएगा, डायमेंशनल एनालिसिस का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, पार्ट 15 डायमेंशनल एनालिसिस सेक्शन ए, और ये कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, और इससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है आपके कमेंट से। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को, अगर आपको ये अच्छा लगा वाकई में, तो आप हमारे चैनल को बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, जो कल आने वाला है। और कल जो वीडियो आएगा वो डायमेंशनल एनालिसिस सेक्शन बी आएगा, ठीक है। तो देखना नहीं भूलना है, ज़रूर देखना है वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।